Hello students, today we will start chapter number 2, what is democracy, why democracy, from civics. Our first definition is about democracy. A simple definition, it is given in your book. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट है, इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके की गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जिसमें कि जो रूलर होता है गवर्नमेंट का वो लोगों के द्वारा चुना जाता है. This is a useful starting point. This definition allows us to separate the democracy from forms of government that are clearly not democratic. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो स्टार्टिंग पॉइंट ये अच्छा पॉइंट है. क्यों है? क्योंकि इस डेफिनेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि डेमोक्रेसी जो है बाकी अदर गवर्नमेंट से अलग होता है जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं. तो उनसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी अलग है. द आर्मी रूलर्स ऑफ मिनामर आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो मिनामर के जो रूलर्स होते थे, जो आर्मी रूलर्स होते थे, उनको लोग जो थे वो नहीं इलेक्ट करते थे. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री. पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन. मतलब लोगों का किसी भी तरीके का इस डिसीजन में कोई रोल ही नहीं होता था कि हमारी कंट्री का कौन जो है वो रूलर बनेगा. डिक्टेटर्स जैसे कि पिनोचेट्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है एग्जाम्पल कि जो पिनोचेट जो डिक्टेटर थे, एक तरीके से तानाशाही चला रहे थे, उनको भी लोगों ने नहीं चुना था. दिस ऑल्सो अप्लाइड टू द मोनार्की. तो ये किस तरह की गवर्नमेंट है? मोनार्की गवर्नमेंट है जहाँ तानाशाही चल रही है. द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट because the people have chosen them to do so, but because they happen to be the born into the royal family. या दूसरे एग्जाम्पल्स हम देखें जैसे नेपाल के किंग हो गए या सऊदी अरेबिया के किंग हो गए, वो इसलिए रूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों ने चुना था, बल्कि वो इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक राजा रॉयल फैमिली में जन्म लिया था. Now this simple definition is not advocate. It reminds us that democracy is people rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold an election a democracy. तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन कहें तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल रूल, कि जहाँ लोग रूल करेंगे. लेकिन बट इफ़ वी यूज़, अगर हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल बगैर सोचे समझे कर रहे हैं तो क्या होगा? हम किस चीज़ पे जाके अपनी अपनी सोच को ख़त्म करेंगे कि हर वो गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन करा रही है तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? दिस वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर. तो आगे के चैप्टर्स में आप ये पढ़ेंगे. एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो. दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट what that is a democracy and when that pretend to be one. तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की जो गवर्नमेंट आपकी है ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही हो. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों में डिफरेंस तय करना कि गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी, कि क्या गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है कि वो सिर्फ दिखावा कर रही है, वो प्रिटेंड कर रही है कि वो डेमोक्रेटिक है. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि इस डेफिनेशन से कि इस डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके, रीड करके, इसके फीचर्स पढ़ के कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये हमारी डेफिनेशन थी कि डेमोक्रेसी क्या है. गवर्नमेंट आपके एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ रूलर्स को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं. अब इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में. ये रूलर्स कौन होते हैं? किस तरीके के इलेक्शन की बात की जा रही है? ये लोग कौन है? पीपल कौन है? फाइनली फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं. अब इसको समझाने के लिए, अब इन क्वेश्चंस को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बुक में दिया गया है. सबसे पहला एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान का दिया है, क्योंकि जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये रूलर क्या होता है, फिर ये इलेक्शन जो है कैसे होते हैं, पीपल, किस पीपल, कौन से सिटीजन, कौन से नागरिकों को इंक्लूड किया जाए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं. सबसे पहला, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर.
मतलब यहाँ पे पहले टॉपिक में ये बताया गया है कि जो लीडर्स का चुनाव होता है, जो लीडर्स होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स आए हैं, वही सारे फैसले ले रहे हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक 1999 में क्या किया था, मिलिट्री कूप लॉन्च किया था। मतलब मिलिट्री कूप का हो गया कि एक तरीके से मिलिट्री का पूरा रूल होगा और वहाँ पे किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। He overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उसने जो elected government थी, जो चुनी हुई सरकार थी, जो लोगों ने बनाई थी, उसको overthrow कर दिया था, मतलब बाहर निकाल दिया था और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। बाद में उसने अपनी पोजीशन, अपनी डेजिग्नेशन भी चेंज कर दी और अपने आप को देश का प्रेसिडेंट 2002 में बना दिया। हेल्ड अ रिफरेंडम इन द कंट्री, और उसने अपने देश के अंदर एक रिफरेंडम रखा। रिफरेंडम का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम किसी भी तरीके से लोगों को चॉइस देते हैं, आइदर टू से यस और टू से नो, जब हम या तो हाँ या ना में उनसे कोई जवाब मांगते हैं, उसे हम रेफरेंडम कहते हैं। तो 2002 में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम मतलब लोगों से हाँ या ना में बुलवाया कि उसको देश को चलाने के लिए 5 साल का समय और दे दिया जाए। पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट कमीशन जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं, डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, सेड, उन्होंने ये कहा डेट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। तो जितने भी आपके पाकिस्तान की मीडिया के लोग थे और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, या फिर जो भी मतलब सोशल वेलफेयर का काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने सबने कहा कि ये जो रेफरेंडम है ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, गलत है, और मैल प्रैक्टिसेस मतलब गलत चीज़ों से बना हुआ है। अगस्त 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इन्होंने फिर से एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को इशू किया, डैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो चेंज हो गया। अमेंड मतलब चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर का मतलब क्या था, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार होगा कि वो नेशनल मतलब जो इलेक्शंस वाली असेंबलीज होती हैं, जहाँ असेंबली होती है, जो इलेक्शंस होते हैं, उसको डिसमिस कर सकता है, बंद कर सकता है। The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by military officer. साथ ही साथ कैबिनेट का काम देखने देखने का काम कौन करेगा, सिविलियन मतलब नागरिक। तो कैबिनेट का काम देखने का काम कौन कर रहा है, जो नागरिकों से रिलेटेड जो भी चीज़ें बन रही हैं उसको देखने का काम, सुपरवाइज करने का काम कौन कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कर रही थी। और इस काउंसिल में वही मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो कि परवेज मुशर्रफ को के लिए काम करते थे। इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस हुए नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, तो पाकिस्तान में देखिए इलेक्शन हुए, ऐसा नहीं इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर भी थी, लेकिन फाइनल पावर किसके पास में थी, फाइनल पावर मिलिट्री ऑफिसर जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके जो ऑफिसर्स थे उनके पास थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या प्रूफ हो रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं, लेकिन सारी पावर किसके पास है, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास खुद है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो डेमोक्रेसी नहीं चला रहे थे। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. अब हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो रूलर्स चुने गए तो क्या लोगों ने उनको चुना पाकिस्तान में? नहीं। People may have elected their representative to the National and Provincial Assembly, but those elected representative were not really the ruler. लोगों ने तो सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने उम्मीदवार को चुना, अपने उम्मीदवार को चुना इलेक्शन में खड़े होने के लिए, लेकिन जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो चुन कर आए थे, वो लोगों ने नहीं चुने थे, तो वर नॉट रियली द रूलर्स। तो उनको हम नहीं कह सकते हैं रूलर्स, क्यों, क्योंकि उनको लोगों ने नहीं चुना, लोगों ने तो सिर्फ अपने उम्मीदवार इलेक्ट किए थे, लेकिन जो जीत कर आए वो कौन थे, वो रूलर्स लोगों के द्वारा चुन के नहीं आए थे।
दे कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजन, लोगों के पास ये पावर नहीं थी कि लोग अपना फैसला खुद ले सकें। द पावर टू मेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल एंड द जनरल परवेज मुशर्रफ। तो पावर किसके पास थी? फाइनल पावर थी आर्मी के ऑफिसर्स के पास में, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में। एंड नन ऑफ दम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इन दोनों को ही लोगों ने नहीं चुना था। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। तो इस तरीके की चीज़ें हमें किस तरह की गवर्नमेंट में देखने को मिलती है? जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है और मोनार्की सिस्टम चलता है। डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही, मोनार्की का मतलब भी कि जो आपके राजा का रूल चला आ रहा है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, इनके पास अपनी एक इलेक्टेड पार्लियामेंट तो होती है, सरकार तो होती है, लेकिन रियल पावर सिर्फ इन्हीं के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में नहीं होती है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इन द प्रीवियस चैप्टर, आपके प्रीवियस चैप्टर में अगर आप रिकॉल करेंगे, द रोल ऑफ यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड डैट ऑफ द यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक। तो आपने अगर पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो रशिया जो आपका था वो वहाँ पर पोलैंड को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसका रोल क्या था कि वो पोलैंड को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था और रशिया एक तरीके से डोमिनेट कर रहा था। और सेम हैपनिंग वाज इन इराक। इराक में भी यही हो रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो था वो इराक के ऊपर क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था, अपना रूल जमा रहा था। तो यहाँ पे रियल पावर कुछ ही लोगों के पास में थी। द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लोकली इलेक्ट होके जो पॉलिटिशियंस आ रहे थे उनके पास कोई पावर नहीं है। रियल पावर कुछ आपके एक्सटर्नल, जो मतलब बहुत पावरफुल हैं, जो खुद अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस देश को चलाएंगे, तो उनके पास पावर है। दिस कैनॉट बी कॉल्ड अ पीपल रूल, इसको हम पीपल रूल नहीं कह सकते हैं कि ये लोगों का रूल चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने तो चुना नहीं है, वो खुद आए हैं अपने आप। तो ये जो पहला फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज सिलेक्टेड बाय द पीपल। तो पहला फीचर क्या है? पहला फीचर यही कहता है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो लोगों के पास होनी चाहिए। That's for today, and on the basis of today's discussion I have given you certain question which you have to solve it. Thank you.